नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेड्यूलिंग की और शेड्यूलिंग के क्या पर्पज होते हैं। शेड्यूलिंग क्या है? शेड्यूल से मीनिंग है कि हमें वहां पे जो है एक टाइम रखना है, वो एक टाइम को बाउंड करना है। जिस टाइम जो बाउंड करेंगे उसके दौरान ही हमें वो ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो कहता है इट इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ, यानी एक तरह का ये प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फिक्सेशन ऑफ टाइम को फिक्स कर लेते हैं कि इतने टाइम में जो है वो हम लोग उस वर्क को करेंगे और उसके लिए हम लोग डेट फिक्स कर लेते हैं। और प्रत्येक ऑपरेशन होंगे इंडिविजुअल, जो ऑपरेशन, जैसे कोई मशीन की शॉप है, जैसे लेथ मशीन है, लेथ मशीन में कोई ऑपरेशन परफॉर्म होना है, टर्निंग का ऑपरेशन परफॉर्म होना है, या लेथ से हम लोग बात करें कोई रिमिंग का ऑपरेशन परफॉर्म होना है, तो वो जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसके लिए हम लोग एक टाइम जो है वो बाउंड कर लेंगे, टाइम फिक्स कर लेंगे कि इतने टाइम में वहां पे ये ऑपरेशन हो जाना चाहिए। और उसी के लिए हम लोग क्या कर लेंगे कि एक डेट फिक्स कर लेंगे कि उस डेट तक ये जो है इतने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के ऊपर रीमिंग का ऑपरेशन हो जाना चाहिए, या इतने नंबर ऑफ जो वर्क पीसीज हैं उनके ऊपर टर्निंग का ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। तो ये चीज इसमें हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग जो है एक मास्टर शेड्यूल भी बना लेंगे, एक मैन्युफैक्चरिंग का शेड्यूल भी बना लेंगे। मास्टर शेड्यूल से मीनिंग क्या होगा? मास्टर शेड्यूल से मीनिंग है कि एक पर्टिकुलर जो डेट है वो उसके लिए फिक्स कर लेंगे, एक पर्टिकुलरली जो इस तरह की डेट फिक्सिंग कर लेंगे कि इतने टाइम के इतने जो डेट है उसमें ये जाके कंप्लीट वर्क हो जाएगा। दूसरा एक मैन्युफैक्चरिंग का टाइम, उस मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में हम लोग क्या डिसाइड कर लेंगे, उसका जो बेसिक जो टाइम है वो डिसाइड कर लेंगे कि इतने टाइम के बाद वहां से वो मैन्युफैक्चर हो जाए। तो दो चीजों के अकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं, मैंने बताया, एक मास्टर शेड्यूल के अकॉर्डिंग, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग के शेड्यूल के अकॉर्डिंग। अब ये कहता है कि ये किससे रिलेटेड करता है? ये रिलेटेड करता है दो चीजों से मेनली, तो कि व्हेन और हाउ, यानी कि कब होगा और कैसे होगा। तो इट मींस कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम में कितना जो काम है वो फिनिश होगा, ड्यूरेशन ऑफ डेट में वो जो हमारा जो वर्क है वो हमारा कब फिनिश होगा। तो टाइम भी और डेट भी, तो ये आ जाएगा व्हेन में। और हाउ में कि मतलब वो जो है कैसे हमारा वर्क जो है वो फिनिश होगा उस बाउंडेड टाइम के अंदर। अब कहता है इसके बेसिक पर्पज क्या है? बेसिक पर्पज है शेड्यूल क्यों हम डिसाइड करते हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को विद इन टाइम हमें मीट करवाना है, हमें डिलीवरी की जो डेट्स हैं उनको मीट करवाना है। क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि मार्केट में जैसे एक बार उसने कोई प्रोडक्ट का यूज किया, तो यूज करने के बाद वो उसको अच्छा लगा और आपके पास उसकी फीडबैक भी अच्छी आई, तो फीडबैक अच्छी आई तो हम क्या चाहते हैं कि बार बार रिपीटेड नंबर साइकिल में कंपोनेंट्स हम बनाएं, प्रोड्यूस करें। अब वो प्रोड्यूस टाइम पे हुआ नहीं, जो शेड्यूल चाहिए था उसके अकॉर्डिंग हुआ नहीं, तो मार्केट में भी नहीं पहुंच पाएगा। जब मार्केट में वो नहीं पहुंचेगा तो कस्टमर उसको बाई नहीं करेगा, तो कस्टमर के पास आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इमेज कैसी जाएगी? उसमें इमेज ऐसी बन जाएगी कि ये तो कंपनी जो है वो टाइम पे प्रोडक्ट को अवेलेबल ही नहीं करवा पा रही है। तो ये बेसिक प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसलिए कहता है कि इसका जो मेन पर्पज है वो दो चीजों पे खासकर फोकस रखता है कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है विद इन टाइम उसको ये कंप्लीट करे, और डिलीवरी की जो डेट की हुई है कि इतने टाइम डिलीवर हो जाएगा उसको ये बिल्कुल मीट करे। नेक्स्ट है कुछ फैक्टर्स हैं, दे अफेक्ट द शेड्यूलिंग, यानी कि वो शेड्यूल पे टाइम पे हम लोग उस चीज को नहीं बनाने पाते, तो उस चीज के ऊपर अफेक्ट करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं। जैसे कस्टमर की डिमांड बहुत ज्यादा है और हम उसको सही से टाइम पे सप्लाई नहीं करने पा रहे, या कस्टमर ने कोई इस तरह की उसमें डिमांड की कि चेंजेस जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं तो हम टाइम पे उसकी चेंजेस नहीं करने पाए, तो कस्टमर जो है वो मेनली फोकस रहता है। दूसरा क्या है, कस्टमर डिलीवरी डेट, कि कस्टमर की जो डिलीवरी की डेट है कस्टमर के पास पहुंचने की, उनको हम टाइम पे शेड्यूल नहीं करने पाए, तो ये फैक्टर सीधा सीधा हमारे जो शेड्यूलिंग का जो हमने बनाया उसको अफेक्ट करेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर, हमारे पास प्रॉपर मैन पावर अवेलेबिलिटी नहीं है और जो वो प्रोडक्ट है उसकी रिक्वायरमेंट मार्केट में ज्यादा है, तो हम लोग उतना प्रोडक्ट बना ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर, यानी मैन पावर भी सीधा सीधा किसको अफेक्ट कर रहा है, हमारे शेड्यूल को। कि हमने शेड्यूल बनाया, हमारे पास इतनी जो है रिक्वायरमेंट आई कि 200 प्रोडक्ट बनाने, परसों 300 प्रोडक्ट भेजने, मैन पावर की कमी थी तो हम वो नहीं भेजने पाए, तो दैट विल डायरेक्टली अफेक्ट द शेड्यूलिंग। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल क्वांटिटी, मटेरियल की क्वांटिटी प्रॉपर नहीं है, तो मटेरियल की क्वांटिटी प्रॉपर नहीं होगी तो भी शेड्यूल को हमारे को अफेक्ट करेगी। क्योंकि मान लो जितना मटेरियल था हमने बना दिया वो टाइम पे पहुंचा नहीं तो फिर से वो दिक्कत होगी, तो इसलिए उसकी प्रॉपर इन्वेंट्री करें और फिर उसको यूटिलाइज करें। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ मशीनरी, अब हमारे पास नंबर ऑफ मशीनरी उतनी अवेलेबल नहीं है जितनी रिक्वायरमेंट है, तो भी वो क्या करेगा, हमारे शेड्यूल को अफेक्ट करेगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे शेड्यूल को अफेक्ट करते हैं।
अब जब हम शेड्यूलिंग कर लेते हैं तो शेड्यूलिंग करने के फिर एडवांटेज हमारे पास बहुत ज्यादा हो जाते हैं। कुछ हो सकता है डिसएडवांटेज भी होते हैं, लेकिन मेनली क्या हमारे पास वो एडवांटेज होंगे। जब शेड्यूल कर लिया तो उस चीज को बहुत ही सिंपल वे हो जाएगा अंडरस्टैंड करना। जैसे हमारे पास शेड्यूल नहीं है तो हमने आज हो सकता है 10 प्रोडक्ट बनाए, कल हो सकता है हमने 20 बना दिए, परसों हो सकता है हमने 5 ही बनाए, तो हमारा कोई शेड्यूल ही नहीं था। तो उसके बेसिस पे उसको अंडरस्टैंड करना ही बड़ा टिपिकल टास्क था। लेकिन जब हमारे पास शेड्यूल है कि पर डे हमें 10 पीसीज 20 पीसीज हमें वहां पे मैन्युफैक्चर करने, 100 पीसीज 200 पीसीज मैन्युफैक्चर करने, तो वो हमारा एक प्लान है। तो प्लान जब होगा तो इट इज क्वाइट सिंपल टास्क टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, यानी सिंपली वे में हम लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दूसरी चीज, ये कॉस्ट को रिड्यूस कर देगा, क्योंकि हमारे पास प्लानिंग है तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग सब वैसा ही चलेगा जैसे हमने प्लान किया हुआ है। प्लान से मीनिंग वो शेड्यूल किया हुआ है, वो शेड्यूल बनाया हुआ है, तो टोटल कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और मेंटेन्ड बाय नॉन टेक्निकल स्टाफ, ये सबसे बड़ा की पॉइंट रहता है कि टेक्निकल जो स्टाफ है उसको हम लाएं और उसको ज्यादा सैलरी देनी पड़े, उसकी जगह ये एक ऐसा होगा जब शेड्यूल प्रॉपर बनाए तो हम लोग उसको नॉन टेक्निकल स्टाफ से आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। तो ये हमारे जो पैसा है वो भी बच जाएगा और बहुत ही इजीली वे में हम लोग उस वर्क को करने पाएंगे। तो ये बेनिफिट्स होते हैं, ये एडवांटेजेस होते हैं शेड्यूलिंग के। तो ये था दोस्तों शेड्यूलिंग, और शेड्यूलिंग के क्या पर्पज हैं और कौन से फैक्टर्स हैं वो शेड्यूलिंग को अफेक्ट करते हैं और क्या क्या शेड्यूलिंग के एडवांटेज है। थैंक यू दोस्तों।